सीक्यू नंबर 1 आपके साथ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो है ये आपके साथ मूविंग बॉडी के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर स्पीड। स्टूडेंट्स आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन अल्फा में आपको करेक्ट फार्मूला नजर आ जाएगा। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 25 किलोमीटर ईस्ट एंड देन टर्न्स अराउंड एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर वेस्ट। स्टूडेंट्स एक साइक्लिस्ट पहले 25 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, 25 किलोमीटर ईस्ट, और फिर वहां से उसने टर्न लिया और वो 10 किलोमीटर कहाँ की तरफ आया, वेस्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये उसका स्टार्ट का पॉइंट था और ये उसके एंड का पॉइंट था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे बनेगा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। और स्टूडेंट्स ये कितना होगा, ये 15 किलोमीटर होगा और डायरेक्शन इसकी किस तरफ होगी, डायरेक्शन इसकी ईस्ट की तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या हुआ, 15 किलोमीटर ईस्ट। स्टूडेंट्स अगर ये डिस्टेंस की जगह हमसे जो है वो डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर हमसे ये किसका पूछते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर हमसे ये डिस्टेंस का पूछते, तो फिर स्टूडेंट्स हम सिंपल कह देते हैं कि डिस्टेंस इसने 35 कवर की है और डिस्टेंस को शो करते हुए हम जो है डायरेक्शन को फिर शो नहीं करते, ठीक है, और वो डिस्टेंस उसकी 35 होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 4 आवर्स एंड देन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि 4 आवर्स के लिए स्पीड क्या थी, 50, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 आवर्स के लिए स्पीड क्या थी, वो 80 थी। तो स्टूडेंट्स इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, वो 4 इंटू 50 से 200 किलोमीटर कवर हुआ होगा, और इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, वो आपके साथ 2 इंटू 80 से 160 किलोमीटर कवर हुआ होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपके साथ हो जाएगा 360 किलोमीटर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली हो जाएगा। Next question, a rocket is launched with an acceleration of 20 meters per second. If it reaches a velocity of 100 meters per second, how much time did it take to reach that velocity? Students आपको जो है acceleration given है, velocity का change given है और time मालूम करना है। तो सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 20 is equal to 1000 by time, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और टाइम जो होगा ये आपके साथ 100 by 2 आ जाएगा, मतलब आपके साथ टाइम आ जाएगा 50 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। स्टूडेंट्स फ्री फॉल में जो आपके साथ ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, वो प्लस जी के इक्वल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या हो जाएगा, 40। What is the relation between mass and acceleration? मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्स के फार्मूला को देखें और F इज इक्वल टू एम ए और F को हम कांस्टेंट ले लें, तो स्टूडेंट्स मास और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, और यही तो असल में रोल ऑफ मास है। मतलब मास का रोल क्या है, इनर्शिया का रोल क्या है कि वो एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करे, तो आपके साथ रिलेशन क्या है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 2 kg बॉडी एट 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम 2 इंटू 4 कर लेंगे, 8 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम इज गिवन। स्टूडेंट्स आप जरा टाइम में डिफरेंसेस को देखें तो टाइम में डिफरेंसेस बिल्कुल सेम आ रहे हैं, आपके साथ 1 का फर्क आ रहा है, लेकिन आप डिस्टेंस में जरा डिफरेंसेस को देखें, क्या डिस्टेंस के डिफरेंसेस सेम है, वो सेम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा मोशन है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये आपके साथ चूंकि डिस्टेंस के जो इंटरवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ एक्सेलरेटेड भी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली हो जाएगा। स्टूडेंट्स अ बॉल ऑफ मास 8 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 87.4 मीटर्स, द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड इज। स्टूडेंट्स वैसे अगर इस क्वेश्चन को आप जो है फार्मूला से सॉल्व करते तो यकीनन इस क्वेश्चन ने आपसे टाइम लेना था, क्योंकि आपके साथ एक तो ये वैल्यू जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है, और दूसरा जो है आपने इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए सेकंड या थर्ड इक्वेशन यूज करना होता, और उसमें हो सकता है आपको अंडर रूट्स का भी सामना करना पड़ता। लेकिन स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को उस डायग्राम के जरिए डील करेंगे जो हमने बनाई थी लेक्चर में। स्टूडेंट्स हमने कहा था कि फ्री फॉल में पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35 और पांचवें सेकंड में 45 और फिर 55 का फासला तय होता है। स्टूडेंट्स हम नीचे आते हुए इस डिस्टेंसेस को ऐड करते जाएंगे और देखेंगे कि कब हमारा आंसर जो होता है वो 78 या फिर 80 आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जरा देखें, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 35 80। तो स्टूडेंट्स हम यहां रह जाएंगे, तो यहां स्टॉप हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कितना टाइम हुआ, ये आपके साथ 4 सेकंड्स का टाइम हो गया। A stone is thrown vertically from the top of a 15.6 meter high cliff with an upward velocity of 19.6 meters. How long will it take to reach the ground? स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह डील करते हैं। एक आपके साथ वर्टिकल हाइट है और वो हाइट कितनी है, वो 60 मीटर्स है। स्टूडेंट्स एक बॉडी को थ्रो किया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके साथ जो है वो 20 थी, ठीक है। अच्छा वो 20 थी, तो स्टूडेंट्स एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी, दूसरे सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड मोशन में तो वो 2 सेकंड्स ले लेगा। अब इस 2 सेकंड्स को ध्यान में याद रखें, ठीक है। अच्छा डाउनवर्ड मोशन में जब ये यहां तक आएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था, तो आपके साथ 2 सेकंड्स और गुजर जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपके साथ 2 सेकंड्स गुजरेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी वापस क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और स्टूडेंट्स 2 सेकंड्स एक गुजर गए, 2 सेकंड्स दूसरा गुजर गए, अब इस बॉडी को 60 मीटर्स और भी फासला कवर करना है। तो जरा वापस इस टेबल की तरफ आते हैं और स्टूडेंट्स अब यहां से काउंट करना है, यहां से नीचे काउंट करना है 60 सेकंड्स को, तो स्टूडेंट्स सॉरी 60 मीटर्स को। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर आप ऐड करें तो इससे 60 आता है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला टाइम भी 2 सेकंड्स में ही होगा, और टोटल टाइम आपके साथ क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आपके साथ हो जाएगा 6 सेकंड्स। 2 balls are dropped from the height h and 16h respectively from the earth surface. The ratio of these balls to reach the ground is। स्टूडेंट्स हमें पता है एक फार्मूला का, और वो है कि टाइम इज 2h/g अंडर द रूट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टाइम जो होता है ये रूट ऑफ हाइट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका फार्मूला कैसे होगा, t1/t2 इज अंडर द रूट h1/h2। तो h1 की जगह तो हम h पुट कर देंगे और ये 16h हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये सॉल्व होकर 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 आपके साथ जो ऑप्शन है वो डेल्टा में मौजूद है। इफ वाटर
from the dam of a turbine 78.4 meters below, then the velocity of the water at the turbine will be. स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया कि 78.4 मीटर्स का फासला कितने टाइम में कवर होता है स्टूडेंट्स, ये 4 सेकंड्स में कवर होता है। और स्टूडेंट्स 4 सेकंड्स के बाद स्पीड क्या हो जाती होगी, 4 सेकंड्स के बाद स्पीड 40 हो जाती होगी। तो आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन है 39.2। स्टूडेंट्स ये जो छोटा सा फर्क आ रहा है, तो असल में हमने उस ग्राफ बनाते हुए जी की वैल्यू 10 ली थी, जबकि एक्चुअली जो जी की वैल्यू है वो आपके साथ 9.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बॉडीज विच फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ। स्टूडेंट्स इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी थ्रोन बॉल विद टाइम, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली थ्रोन बॉल विद टाइम। स्टूडेंट्स एक बॉडी को हमने क्या किया है, वर्टिकली थ्रो किया है, और हम इसका किसका ग्राफ बना रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम। तो सबसे पहले तो ये आप जहन में सोच लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। अब अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड मोशन में आपके साथ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्या होगा, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स आपके साथ कांस्टेंट एंड नेगेटिव का ग्राफ कैसे होता है, कल वाला लेक्चर रिकॉल करें, कांस्टेंट एंड नेगेटिव का ग्राफ ऐसे होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे ये बॉडी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अब ये बॉडी क्या आएगी स्टूडेंट्स, अब ये बॉडी नीचे आएगी। तो जब ये बॉडी नीचे आएगी तो अब इसकी एक्सेलरेशन आपके साथ क्या हो जाएगी, अब इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपके साथ, वो हो जाएगी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद ये बॉडी का ग्राफ ऐसे बनेगा, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन आपके साथ। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग है जिसको हमने जहन में रखना होगा, मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये बात करेक्ट नहीं होगी। ये जो है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी है, अगर यहाँ स्पीड का वर्ड होता तो फिर स्टूडेंट्स ये ऑप्शन करेक्ट होता। अब किसका वर्ड आया है, वेलोसिटी का वर्ड आया है। स्टूडेंट्स अगर अपवर्ड वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड वेलोसिटी को फिर हमें नेगेटिव लेना होगा, माइनस भी लेना होगा, और उस लिहाज से वेलोसिटी के लिए करेक्ट ऑप्शन जो आपका बनता है वो यहाँ पे अल्फा बनता है। ये चार्ली ऑप्शन जो है ये स्पीड के लिए करेक्ट हो सकता है, वेलोसिटी के लिए ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स ये सब इसके यूनिट्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अलबत्ता जो आपके साथ एसआई यूनिट है वो पर मीटर्स है, लेकिन बाकी इसमें सब यूनिट्स हैं। नहीं, ऑप्शन चार्ली जो है उस पर हमने बात कर ली है कि ऑप्शन चार्ली उस स्पीड के वर्ड की वजह से ठीक हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी के वर्ड की वजह से ऑप्शन चार्ली जो है वो गलत है। फिर ऑप्शन अल्फा आपके साथ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यही अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। अ कार इज ड्राइवन एट एन एवरेज स्पीड फॉर 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 3 आवर्स। तो डिस्टेंस मांग रहे हैं तो 60 इंटू 3 180 किलोमीटर्स आपके साथ डिस्टेंस हो जाएगा। अ कार इज ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 160 मीटर्स। स्टूडेंट्स अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो सिंपल सी बात है कि 2 घंटों में वो 160 किलोमीटर्स कवर कर लेगा, क्योंकि एक घंटे में 80 किलोमीटर्स और फिर दूसरे घंटे में फिर 80 किलोमीटर्स, तो 2 आवर्स में वो 160 किलोमीटर्स कवर कर लेगा। A ball is thrown vertically upward with initial velocity of 20. What is the acceleration 2 seconds after it is thrown? Students अगर 2 seconds गुजरे, अगर 10 seconds गुजरे, अगर उसी वक्त हमें कह दिया जाए कि acceleration find करें, तो during the start of the motion या उस motion से पहले या उस motion के बाद free fall पे acceleration हमेशा constant होती है, और वो constant acceleration आपके साथ अल्फा किसके इक्वल होती है, 9.8 के इक्वल होती है, ठीक है। तो वो acceleration हमेशा आपके साथ constant होगी। ये जिन स्टूडेंट्स को जो है नेटवर्क का इशू आ रहा है, ये थोड़ा सा लेक्चर को टाइम गैप देके उसे देखना स्टार्ट करें, तो फिर ये नेटवर्क का इशू आपका नहीं आएगा। हो सकता है नेट में आपके कोई ना कोई जो है वो स्पीड की इशूज जो है वो आ सकती हैं। तो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें स्पीड में डिक्रीज आती है। सो अ प्लेन, अ कार मूविंग कांस्टेंट स्पीड नहीं, बॉल रोलिंग डाउन अ हिल नहीं, इसमें भी स्पीड, अ कार स्लोइंग डाउन, ऑप्शन डेल्टा आपके साथ करेक्ट है। विच व्हाट डज द ग्रेडियंट ऑन अ लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट्स। वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma है। For a body moving at any instant of time, if the body is slowing, the retardation is 0. नहीं, अगर बॉडी स्लो डाउन कर रही है तो रिटार्डेशन तो होनी चाहिए। अच्छा, इफ अ बॉडी इज स्लोइंग द डिस्टेंस इज नेगेटिव, नहीं, डिस्टेंस तो हमेशा आपके साथ क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा आपके साथ पॉजिटिव होता है। इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलरेशन इज नेसेसरीली 0। स्टूडेंट्स ये बात जो है आपके साथ बी करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर एक बॉडी मूव नहीं करती तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा के लिए 0 होगा। ऐसी मस्त बात नहीं है। क्यों मस्त बात नहीं है, आप सोचिए कि मैं एक बॉडी को ऊपर थ्रो करूं और ये हाईएस्ट पॉइंट पे ये रेस्ट में आ जाए, लेकिन एक्सेलरेशन तो फिर भी इस पे होती है जी जितनी, तो इसलिए ये भी इफ अ बॉडी इज स्पीडिंग अप द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। स्टूडेंट्स ये बात जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है ये डिस्टेंस शो करता है। वैसे यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मौजूद नहीं है, तो हम सेकंड प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, हम सेकंड प्रायोरिटी डिस्टेंस को दे रहे हैं।
ये एमसीक्यूज जो है टेस्ट के प्रैक्टिस के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो ये हम टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज कर रहे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अ प्लैनेट पी इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ। द मास ऑफ द बॉडी ऑन द प्लैनेट पी इज 70 kg। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, उस प्लैनेट पे अगर आपने उस मास का वेट फाइंड करना है तो 70 को 10/6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जी की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या ले लें, जी की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए आप 10 ले लें। तो ये आपके साथ आ जाएगा 700/6। स्टूडेंट 700/6 से आप ऑप्शंस को देखें तो आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली आ जाएगा। अ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। स्टूडेंट्स अगर आपको एक कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर आपको एक कांस्टेंट नॉन जीरो फोर्स भी चाहिए होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा द फोर्स शुड बी कांस्टेंट बट नॉट जीरो। स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वर्टिकली थ्रोन बॉडी। अच्छा, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है और वो ऊपर जाके शायद फिर नीचे भी आएगी, और आपने क्या बताना है, आपने डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन बतानी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है स्टूडेंट्स, इसकी स्लोप आपको वेलोसिटी देती है, ठीक है। तो अब जरा बताएं अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी क्या होगी। स्टूडेंट्स अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी होगी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और स्टूडेंट्स डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी क्या होगी, वो आपके साथ फिर होगी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दो बातें आपको किन ग्राफ में नजर आ रही हैं, जरा कल के लेक्चर पे गौर करें तो ये बात आपके साथ बीटा में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोथ फोर्सेज एक्ट ऑन वन ऑब्जेक्ट, नहीं। बोथ फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये ठीक हो सकता है। बोथ फोर्सेज एक्ट विद सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं। बोथ फोर्सेज एक्ट इन ऑपोजिट, नहीं, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स ऑफ मासेज। अच्छा, एक 2 kg मास है और दूसरा आपके साथ 3 kg मास है और दोनों इन कंटेक्ट है। तो दोनों इन कंटेक्ट है मतलब दोनों सिंगल बॉडी है, ठीक है। आप इसको दो बॉडीज कंसीडर मत करें, आप इसको एक ही बॉडी कंसीडर कर लें। और वो एक बॉडी कितने का है, वो एक बॉडी 5 kg का है। इस 5 kg पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, 120 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, वो आपके साथ होगी 120/5। तो 120/5 अगर हम करें तो 24 आती है। तो इस बॉडी की एक्सेलरेशन 24 होगी। स्टूडेंट्स वो 24 इस छोटी बॉडी की भी होगी, वो इस बड़ी बॉडी की भी होगी, और वो इस बॉडी में हर मॉलिक्यूल की यही एक्सेलरेशन होगी। तो स्टूडेंट्स वो आपसे 3 kg बॉडी का पूछ रहे हैं, चाहे 3 kg का पूछे, चाहे 2 kg का पूछे, या चाहे उस पूरे कॉम्बिनेशन का पूछे, कनेक्टेड बॉडीज में एक्सेलरेशन हमेशा सेम होती है और वो आपके साथ आंसर आएगा 24। A body A moves with a uniform acceleration and zero initial velocity. स्टूडेंट्स आप सोचें कि एक बॉडी है और वो रेस्ट से स्टार्ट करती है और जाना शुरू कर देती है आगे, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। और आफ्टर 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी a हो जाएगी, आफ्टर 2 सेकंड्स उसकी वेलोसिटी 2a हो जाएगी, आफ्टर 3 सेकंड्स उसकी वेलोसिटी 3a हो जाएगी, और इस तरह उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये कौन सी बॉडी के बारे में है, ये बॉडी ए के बारे में है। अब जो बॉडी बी है उसके बारे में क्या है, बॉडी बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, ये बॉडी बी जो है पीछे से आ रही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और दोनों जब यहां तक पहुंचते हैं तो ये तो अपने पाथ को मतलब उसी तरह जारी रखता है और ये भी उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है, ये पहली बॉडी। तो इनिशियली तो देखिए आप इसको विजुअलाइज करें, ये वाली बॉडी आगे चली जाएगी ना, लेकिन ये वाली बॉडी तो अपने स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो ये वाली बॉडी जो आगे चली गई होगी, थोड़ी देर बाद ये बॉडी ए उसको फिर क्या कर जाएगी, ये बॉडी ए उसको फिर रीच कर जाएगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे दोनों के डिस्टेंसेस दोबारा क्या हो जाएंगे, आपके साथ दोनों के डिस्टेंसेस दोबारा सेम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स वो टाइम हमसे मालूम करने का कहा है जिस पे ये दोनों के डिस्टेंसेस आपके साथ दोबारा क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस पहली बॉडी के लिए डिस्टेंस का इक्वेशन लिखते हैं। पहली बॉडी के लिए हम डिस्टेंस का इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी आई तो 0 है तो एस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगी। और इस दूसरी बॉडी के लिए डिस्टेंस का इक्वेशन क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल करते हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होने से ही वो दोबारा आपस में मिलेंगे। तो वी टी इक्वल हो जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर के, ये एक टी टी कैंसिल, और यहाँ से अगर आप टी को सब्जेक्ट कर लें तो 2v/a फॉर्मूला आता है। और ये आपके साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा मौजूद है, करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी जंप आउट ऑफ द बोर्ड इट मूव्स। स्टूडेंट्स मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जब हम किसी भी बोर्ड से आगे की तरफ जंप लगाएंगे तो वो बोर्ड हमेशा जो है पीछे की तरफ बाउंस बैक करेगा। तो आपके साथ जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बैकवर्ड्स होगा, ठीक है। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन ईच 2 सेकंड्स फ्रॉम 0 to 6 इज। स्टूडेंट्स एक बॉडी नीचे गिर रही है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था कि पहले में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे में 35, पांचवें सेकंड में 45 और 6 सेकंड्स में 55। क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि पहले 2 सेकंड्स, उसके बाद 2 सेकंड्स और उसके बाद 2 सेकंड्स का क्या लें, रेशो लें। तो स्टूडेंट्स पहले 2 सेकंड्स में 20 है, फिर 2 सेकंड्स में 60 है, फिर 2 सेकंड्स में 100 है। अगर इसका रेशो लेंगे तो 1:3:5 आएगा। और स्टूडेंट्स यही रेशो तो 1 सेकंड में भी आ रहा था, 1:3:5। अगर स्टूडेंट्स हम 3 सेकंड्स का लेते तो उससे भी 1:3:5 आता। अगर हम 4 सेकंड्स का टाइम लेते तो उसमें भी 1:3:5 आता। तो स्टूडेंट्स इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए फ्री फॉल में या कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो रेशो आएगा वो हमेशा आपके साथ 1:3:5 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन चार्ली हुआ। न्यूटन लॉज जो हैं इस डेल्टा ऑप्शन में होल्ड नहीं करते। जब आपके साथ बॉडीज की वेलोसिटी जो होती है वो कहां तक पहुंच जाती है, वो स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाती है, तो फिर न्यूटन इक्वेशंस जो है वो यूज या आपके साथ होल्ड नहीं करते वहां पे, ठीक है। वहां पे फिर आइंस्टाइन के अपने रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस हैं, फिर हम वो यूज करते हैं, न्यूटन इक्वेशंस वहां पे फिर यूज नहीं होते। If an object travels a distance of 10 meters east and 5 meters west, what is the total distance? Students यहाँ पे total distance का कहा है। अच्छा, total distance स्केलर क्वांटिटी है, ना तो हम ईस्ट पे सोचेंगे ना हम वेस्ट पे सोचेंगे, हम बॉडी के पाथ को देखेंगे। बॉडी ऐसे गया है 10 मीटर्स, फिर ऐसे आया है
5, तो टोटल फासला उसको किसने कवर कर दिया है, कितना कवर हो गया है, वो 15 मीटर्स आपके साथ टोटल फासला कवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of displacement of zero displacement? Student, zero displacement तब होता है जब आप अपने path को दोबारा complete करते हैं। Driving around in a square and covering half of the square नहीं, going to a hike and returning back to the starting point ये option हो सकता है। Running a marathon नहीं, walking up a hill and then down the other side ये भी नहीं। तो correct option आपके साथ इसका बीता हुआ। Which of the following is not the SI unit of measurement for speed and velocity? Students ये वाला भी SI unit नहीं है और ये भी नहीं है, तो correct option delta आ गया। An aeroplane flies with an average speed of 800 kilometers per hour. How far will it fly in 3 hours? तो 8 into 3 कर लें स्टूडेंट्स, 2400 आवर्स आपके साथ आ जाएगा। An object is moving with a constant acceleration of 2 meters per second. Its initial velocity is 10. What is the velocity after 5 seconds? Students, अगर initial velocity 10 है तो 1 सेकंड के बाद 12, फिर 14, फिर आपके साथ 16, फिर 20, फिर 22, तो ये 1 सेकंड 2 3 4 5 सेकंड्स के बाद इसकी velocity क्या हो जाएगी, वो आपके साथ 22 meters per second हो जाएगी। What does an inclined straight line on a velocity time graph represents? Students, velocity time graph में इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इस ग्राफ को कहते हैं constant and positive, ठीक है, तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन अल्फा, constant acceleration इसे हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ नेगेटिव स्लोप ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स? स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अच्छा नेगेटिव स्लोप आपके साथ देखिए ऐसे भी हो सकता है, और नेगेटिव स्लोप देखिए ऐसे भी हो सकता है, और नेगेटिव स्लोप ऐसे भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव एंड कांस्टेंट भी हो सकता है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके साथ ये तीनों सिचुएशंस के आपके साथ जो है वो ग्राफ्स आ सकते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि कौन सी बात इसमें ट्रू है, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव स्लोप एक बात को जो है वो डिसाइड करती है कि वेलोसिटी देखिए वो क्या हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, चाहे तीनों ग्राफ्स हों, तीनों में आपके साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, तीनों में वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हुआ, अल्फा हुआ। What is the weight of the 10 kg stone on earth? स्टूडेंट्स 10 kg stone है और g की वैल्यू 9.8 है, तो 10 into 9.8 से 98 न्यूटन आपके साथ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक। स्टूडेंट आपके साथ एक टेनिस बॉल है और वो पहले नीचे की तरफ आ रहा है और फिर बाउंस होकर ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। अब जब ये कोलाइड करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके साथ वेट तो अब भी डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अब भी डाउनवर्ड होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अपवर्ड हो जाएगी। और वेलोसिटी क्यों अपवर्ड हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हो जाएगा। तो आपके साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम ऑप्शन में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, स्टूडेंट्स जब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होती है तो उस एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और वो या तो वेलोसिटी को पैरेलल होनी चाहिए या वेलोसिटी को एंटी पैरेलल होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा है। व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड एट 9.8, इफ यू इंस्टेड थ्रो अ बॉल, स्टूडेंट्स चाहे आप ड्रॉप करें, चाहे आप थ्रो करें, चाहे आप नीचे थ्रो करें, चाहे आप ऊपर थ्रो करें किसी बॉल को, फ्री फॉल की एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है, वो आपके साथ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज thrown vertically upward with a velocity of 98 meters per second square. It takes 10 seconds to reach the highest point. What then the velocity of the ball is? Students, highest point पे भी velocity acceleration वही रहेगी, क्योंकि acceleration throughout the motion जो है हमेशा वही same रहती है। A body starts falling under gravity with zero initial velocity. How much distance it covers in the interval between second and third second of the motion? दूसरे और तीसरे second of the motion में कितना distance cover होता है? तो students वही हम जो है डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। देखिए 0th सेकंड और फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर्स कवर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड में 15 कवर होते हैं, सेकंड और थर्ड सेकंड में 25 मीटर्स कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, द रेशियो VA to VB इज। स्टूडेंट्स आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है ये आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे चूंकि आपको एंगल्स गिवन है तो स्लोप के लिए आप टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स VA डिवाइडेड बाई VB इज टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाई टेंजेंट 60। टेंजेंट 30 1/√3 होता है और टेंजेंट 60 √3 होता है, ये सॉल्व होकर 1/√3 स्क्वायर या 1:3 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें डेल्टा आ जाएगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्शन रिएक्शन पेयर, दे कैंसिल ईच अदर आउट नहीं, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, दे नेवर कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हुआ। अ रॉकेट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई ब्रिज आफ्टर 3 सेकंड्स ऑफ फ्री फॉल, द स्पीड ऑफ द रॉकेट इज। स्टूडेंट्स 3 सेकंड्स के बाद देखें 0 1 सेकंड के बाद 10 फिर 20 फिर तीसरे सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 30 मीटर्स पर सेकंड। स्टूडेंट्स 30 मीटर्स पर सेकंड तो नहीं है, लेकिन आप अगर इसको 30 को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दें तो 3000 सेंटीमीटर्स पर सेकंड वो आपके साथ चार्ली ऑप्शन में मौजूद है। A body falls from rest in the gravitational field of the earth. The distance covered in the 5th second of its motion is. Students, पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35 और पांचवें सेकंड में 45, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ जो है वो 45 मीटर्स। बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स मूव्स फॉर फ्रॉम रेस्ट अप टू 20 सेकंड्स। अच्छा, पहले 10 सेकंड्स के डिस्टेंस को S1 कहा है और दूसरे 10 सेकंड्स के डिस्टेंस को S2 कहा है। स्टूडेंट्स अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की
कि जब फोर्स कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और टाइम इंटरवल्स भी क्या हो, टाइम इंटरवल्स भी आपके साथ सेम हो, मतलब आपसे कहा जाए कि पहले 10 सेकंड्स और फिर 10 सेकंड्स, या आपसे कहा जाए कि पहले 3 सेकंड्स और फिर 3 सेकंड्स, या आपसे कहा जाए कि पहले 20 सेकंड्स और फिर उसके बाद फिर 20 सेकंड्स, मतलब फोर्स भी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम और टाइम भी सेम, तो स्टूडेंट्स उन डिस्टेंसेस का रेशो जनरली याद रखें, वो क्या रेशो होता है, वो 1:3:5 होता है। मतलब S2 जो होता है वो S1 से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स ज्यादा होता है, तो S2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S1, ये आपके साथ करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपके साथ करेक्ट है, ये वाला तो गलत हो गया, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ये वाला भी गलत हो गया। एवरेज स्पीड इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एवरेज वेलोसिटी इज द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। इफ अ बॉडी मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड ईस्ट फॉर 10 सेकंड्स व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट्स 5 मीटर्स पर सेकंड और 10 सेकंड्स के लिए तो ये 50 मीटर्स ईस्ट इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अ ट्रेन ट्रेवल्स 250 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, 250 को 5 पे डिवाइड कर दें, 50 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा। An object is dropped from a height of 100 meters. What is the acceleration just before it hits the ground? Students, acceleration हमेशा same होती है 9.8 meters per second square or downward. If the acceleration of an object is negative, what can be said about its motion? Students, negative acceleration का मतलब the body velocity is slowing down. ठीक है? What does the slope of a tangent of velocity time graph represents? velocity time graph का slope जो है स्टूडेंट्स इसको अच्छा tangent का slope पूछ रहे हैं, तो याद रखिए tangent का slope जो होता है ये instantaneous acceleration होती है, ठीक है, ये बात ध्यान में याद रखनी है, ऐसा ना हो कि आप average acceleration को टिक कर दें। स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स, जरा कमेंट्स में बताएं किसी को इसका पता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आप ये अपने जहन में याद रखें, इस पे पॉसिबिलिटी है कि इस पे एमसीक्यू बन जाए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसको हम जर्क कहते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है इसको हम जर्क के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ 5 केजी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो सिंपल क्वेश्चन है, 20/5 करेंगे तो 4 आपके साथ एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बिल्कुल, जर्क जो है इसे कहते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप को जर्क कहा जाता है। अच्छा, तो which of the Newton laws states that an object is motion will remain in motion until acted upon force। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लॉ का कहना है। A body is thrown vertically upward with a velocity v, the true statement from the following is velocity is maximum and acceleration is zero। नहीं, acceleration तो कभी भी जीरो नहीं होती फ्री फॉल में। velocity is maximum and acceleration is zero at the highest point, नहीं ये भी नहीं, highest point पे velocity maximum नहीं होती। velocity is zero at the highest point and the height reach is v square by 2g। स्टूडेंट्स ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे न्यूटन जो आपके साथ कौन सा इक्वेशन है, जो न्यूटन थर्ड इक्वेशन है, उसमें आप उन स्पेशल केसेस में देखें जो हमने जो है वो न्यूटन इक्वेशंस में डिस्कस किए थे, तो वो आप देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आपके साथ क्या है, हाइट का वहां पे जो फॉर्मूला था वो v स्क्वायर बाई 2g का रिलेशन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट एज गिवन इज शोन, ठीक है, एंड द टाइम इन सेकंड्स, व्हाट इज द हाइट टू व्हिच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर। स्टूडेंट्स ये आपको जो है एक ग्राफ गिवन है, और ये कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सबसे पहले तो इस ग्राफ को जरा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि ये आपके साथ ग्राफ का जो मतलब है वो क्या है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखें तो लिफ्ट स्टार्ट करते वक्त एक्सेलरेट हुआ है, कितने टाइम के लिए, पहले 2 सेकंड्स के लिए, और एक्सेलरेट करते हुए जो है उसकी वेलोसिटी 10 से पहुंची है 3.6 तक, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है 2 से लेकर 10 सेकंड्स तक उस लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, और स्टार्ट में जब उसे रुकना था तो इनके 2 सेकंड्स में वो फिर डिसेलरेट हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमसे हाइट का पूछा है बहरहाल, तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होती है इसका एरिया जो होता है ये आपको डिस्टेंस शो करता है, तो स्टूडेंट्स हम ये सारा एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, इस पहले ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ 2 इंटू 3.6, और इस आखिरी ट्राइंगल का एरिया भी हाफ 2 इंटू 3.6 होगा, ठीक है, और ये 3.6 आपके साथ आ जाएगा, और ये रेक्टेंगल जो होगा ये आपके साथ होगा 8 इंटू 3.6, तो मतलब 8 इंटू 3.6 प्लस 3.6 प्लस 3.6, तो इसका मतलब 10 इंटू 3.6, और 10 इंटू 3.6 से 36 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अ साइंस म्यूजियम डिजाइंस एन एक्सपेरिमेंट टू फॉल अ फेदर इन अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब, द टाइम of fall from rest to bottom is 0.25 seconds, then the length of the tube is। स्टूडेंट्स आपके साथ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वैक्यूम ट्यूब है, और इस वैक्यूम ट्यूब में आपके साथ एक फेदर को गिराया गया है, और उस फेदर ने कितना टाइम लिया, 0.25 सेकंड्स का टाइम लिया यहाँ तक पहुंचने में। तो आपने मालूम करना है कि आपके साथ इसकी इस वैक्यूम ट्यूब की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। स्टूडेंट्स वैसे हमने कहा था
कि बॉडी 1 सेकंड में जो होता है, तो 1 सेकंड में टोटल कितना फासला कवर करती है 5 मीटर्स का, ठीक है? लेकिन ये तो 1 सेकंड नहीं है, ये तो आपके साथ 0.25 सेकंड्स हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा लॉजिकली डील करने की कोशिश करते हैं और अगर उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर हम इस क्वेश्चन को फार्मूला से डील कर लेंगे। लेकिन पहले ज़रा इस क्वेश्चन को जो है हम लॉजिकली डील करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो 1 सेकंड का टाइम है 5 मीटर्स, लेकिन बॉडी ने जो फासला तय किया है वो 0.25 सेकंड्स में रिक्वायर्ड है। मतलब 1 सेकंड को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक हिस्से को 4 सेकंड्स में 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो हर एक हिस्सा जो बनता है ना डिस्टेंस का, वो बनेगा 5/4 का। स्टूडेंट्स 5/4 ये फ्रैक्शन जो है, इसको अगर आप करें तो इससे 1.25 आता है। मतलब हर डिस्टेंस कितना होगा? 1.25 होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हर डिस्टेंस 1.25 हो? स्टूडेंट्स डिस्टेंसेस तो सेम तब होते हैं जब आपके साथ वेलोसिटी सेम होती है। ये तो वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी सेम नहीं है का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि पहले 0.25 में बहुत कम डिस्टेंस कवर होगा, दूसरे 0.25 में उससे ज़्यादा कवर होगा, तीसरे में उससे ज़्यादा कवर होगा और चौथे में सबसे ज़्यादा कवर होगा। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से तो मेरा जो लॉजिक कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स ये वाला, ये तो 1.25 से ज़्यादा ही कवर होगा। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ये दूसरा भी 1.25 से ज़्यादा कवर होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये तकरीबन ऑप्शन बीटा होगा, 0.3 सेकंड्स होगा। लेकिन चलिए इस को अब इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स आपके साथ इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है 0, आपके साथ टाइम भी मौजूद है, तो यूज करते हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, अच्छा ए यहाँ पे नहीं है तो ए, अच्छा ए तो फ्री फॉल है तो ए की जगह 10 लगा देंगे और टी की जगह 0.25 का स्क्वायर। 0.25 को देके 1/4 ले लेते हैं, 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा 1/16। तो आपके साथ जो ये डिस्टेंस बनेगा, ऊपर आपके साथ 10 आ गया, नीचे आपके साथ 2 इंटू 16 आ गया, तो नीचे बल्कि 2 इंटू 16 करते चलें, ये आपके साथ 5/16 आपके साथ आंसर आया। तो स्टूडेंट्स इसको 5/15 ले लेना तो 1/3, तो 1/3 से 0.3 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following graph represents the distance time variation of a body released from the top of the building? स्टूडेंट्स जब किसी बॉडी को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से रिलीज किया जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड इंक्रीजिंग होगी। जब उसकी स्पीड इंक्रीजिंग होगी तो स्टूडेंट्स आपके साथ कौन सा ग्राफ होगा? आपके साथ बीटा का ग्राफ होगा। A mass accelerates non uniformली, then the resultant force acting on it is। स्टूडेंट्स अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो एंड नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर फोर्स को भी नॉन जीरो और नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस में एक ही फोर्स है जो आपको नॉन यूनिफॉर्म का आइडिया दे रहा है और वो आपके साथ बीटा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा आ गया। From the top of the tower, two stones of masses 1:2 are thrown, one straight up and the other straight down, taking ideal conditions। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपके केपी के बुक के एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और उसमें हमने ये साबित किया था कि दो बॉडीज, एक को ऊपर और एक को नीचे अगर हम फेंक दें, लेकिन दोनों की स्पीड्स क्या हो? दोनों की स्पीड्स आपके साथ सेम हो, तो ये सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करते हैं और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था। तो स्टूडेंट्स उस बेस पे तो पहली तो हमारी कोशिश होगी कि क्या सेम वेलोसिटी का कोई जिक्र है? बोथ विल हैव द सेम स्पीड। ये आपके साथ चार्ली ऑप्शन इसमें करेक्ट है। स्टूडेंट्स टाइम दोनों का सेम नहीं होगा लेकिन स्पीड दोनों की आपके साथ सेम होगी अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है। स्टूडेंट्स ये जो गिरने की स्पीड होती है, गिरते वक्त जो ग्राउंड के साथ टकराते वक्त जो स्पीड होती है, स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इनिशियल स्पीड पर और एक्सेलरेशन पर। तो अगर इनिशियल स्पीड भी दोनों की सेम हो और एक्सेलरेशन भी दोनों की सेम हो तो फिर फाइनल स्पीड भी क्या होगी? फाइनल स्पीड भी दोनों की सेम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती। सो नो फोर्स इज नीडेड टू कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बस पैसेंजर बेंड्स टुवर्ड्स व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप। ये क्या है? ये स्टूडेंट्स उस पैसेंजर की इनर्शिया है, बस की इनर्शिया नहीं है। पैसेंजर ने जर्क खाया है तो ये किसकी इनर्शिया हुई? ये आपके साथ पैसेंजर की इनर्शिया हुई। The graph shows how the velocity of a particle varies with time when the interval corresponds to the case where the particle's resultant force is zero। Students resultant force zero होगा तो velocity constant होगी और velocity constant किस रीजन में है? वो आपके साथ इस रीजन में है। तो हम किस रीजन को सिलेक्ट करेंगे? हम DE को सिलेक्ट करेंगे। What is the unit of momentum? Momentum का यूनिट है kg मीटर पर सेकंड और ये आपके साथ डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। A force of 10 Newton is applied on an object for 4 seconds. What is the impulse? Students impulse हम कहते हैं the product of force and time को, तो 10 into 4 से 40 आ जाएगा, 40 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द 0.3 kg बॉडी इफ इट इज मूविंग विद 5। स्टूडेंट्स मोमेंटम का फार्मूला है mv, तो 0.3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 1.5। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ द कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर। तो स्टूडेंट्स हमने अभी जो है आज के लेक्चर में ये बात डिस्कस की कि इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडी स्टिक हो सकते हैं, इलास्टिक में कभी भी नहीं हो सकते। व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट्स जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स के लेवल पे पढ़ा था जो जनरली आइसोलेटेड है और एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने जो है वो यूनिवर्सल लेवल पे नहीं पढ़ा था, वो हमने मतलब इस यूनिवर्स के एक पार्ट को आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया था। तो यूनिवर्स का जो आइसोलेटेड सिस्टम है स्टूडेंट्स वो तो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम है और वो सिस्टम है जिससे ना एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है और ना उससे मास एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को छोड़कर फर्ज करें एक रूम को आइसोलेटेड कहना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू जो है यूनिवर्सल आइसोलेटेड सिस्टम पे नहीं है, ये जो है वो लिमिटेड डोमेन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम पे है और इसीलिए हम करेक्ट ऑप्शन किसको कंसीडर कर रहे हैं? अल्फा को।
और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं। ये वो सिस्टम होता है जिसका मास भी कांस्टेंट हो, जिसकी एनर्जी भी कांस्टेंट हो। इफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज हिट बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हिच व्हाट कैन बी सेड अबाउट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंटम्स चेंज हो जाएंगे लेकिन सिस्टम का मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज अबव द हॉरिजॉन्टल, द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 सेकंड्स, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स 20 sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो 20 into 1/2 से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, नहीं सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की है तो उसमें तो साइन आपके साथ नहीं आता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो आपके साथ कॉस आता है, तो ये हो जाएगा 20 cos 30। स्टूडेंट्स cos 30 जो है इसका जो आंसर आता है ये 0.866 आता है। cos 30 का आंसर क्या आता है 0.866। तो अब हमने 0.866 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि 0.86 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इससे 8.6 आ जाएगा, और फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो नियरेस्ट आपका आंसर 17 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स, वैसे तो हाइट का फॉर्मूला है vi² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, लेकिन ये तो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है vi² बाई 2g। तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी और g उसे चेंज कर सकती है, तो आपके साथ इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या मौजूद है, वो आपके साथ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन जो है वो सामने नजर आ रही है कि ये कौन से हाइट की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब इस हाइट की बात कर रहे हैं कि इस हाइट की बात कर रहे हैं। अगर इस नीचे वाली हाइट की बात हो रही है तो फिर तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर इस ऊपर वाले हाइट की बात हो रही है तो फिर तो डेल्टा ऑप्शन है, क्योंकि फिर तो इनिशियल वेलोसिटी भी अफेक्ट करती है और थीटा भी अफेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन के लर्निंग थीम को देखते हुए ये फॉर्मूला मुझे लगता है कि यहाँ एप्लीकेबल है, और उस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा होगा, बोथ ए एंड बी। A main projects a coin upward from the gate of the uniformly moving train. The path of the coin for the main will be। स्टूडेंट्स, जो बंदा उसी ट्रेन में बैठा है उसके लिए तो ये पाथ बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट होगी, लेकिन जो बंदा इस कॉइन को उस ट्रेन से बाहर से देख रहा है तो स्टूडेंट्स वो आपके साथ जो सिचुएशन होगी उसके लिए वो पैराबोलिक पाथ होगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान में याद रखें। द मोशन ऑफ द रॉकेट इज बेस्ड ऑन। स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ द रॉकेट न्यूटन थर्ड लॉ है या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है। स्टूडेंट्स, आपको कहा गया है कि रेंज की वैल्यू 4/√3h है। वैसे हमारे साथ जो रेंज की वैल्यू फार्मूला के मुताबिक होती है वो 4h बाई टेंजेंट थीटा होती है, लेकिन आपको कहा है कि रेंज जो है वो 4h बाई √3 है, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा √3 के इक्वल हुआ, और टेंजेंट थीटा कब √3 के इक्वल होता है, ये 60 डिग्रीज के केस में √3 के इक्वल होता है। अब प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 160 मीटर्स। स्टूडेंट्स, आपको कहा है कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज कितना है, 160 है, और प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज होता कब है, जब एंगल 45 हो, और 45 एंगल पे आपके साथ एक फार्मूला है कि रेंज मैक्सिमम इज 4 टाइम्स हाइट, सो व्हाट विल बी इट्स हाइट। तो 160 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो 40 मीटर्स हाइट आ जाएगी। 4 प्रोजेक्टाइल्स 27, 39, 55 एंड 63, किस पे रेंज ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, जो एंगल 45 के करीब होगा उस पे रेंज ज्यादा होगी, और वो आपके साथ 39 है, तो 39 पे रेंज सबसे ज्यादा होगी। अ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज अबव द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकंड। इट विल हिट द ग्राउंड एज्यूमिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके साथ टाइम ऑफ लाइट का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे फुल टाइम ऑफ लाइट का आपके साथ फॉर्मूला भी है, लेकिन इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली ट्रीट करें। तो स्टूडेंट्स, लॉजिकली हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करते हैं, अब जरा आप देखें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस तरह करते हैं कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम करते हैं, तो y कंपोनेंट होगा 50 sin 30। स्टूडेंट्स, 50 sin 30 से आपके साथ 25 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना था 25, और हमने स्टूडेंट्स डिस्कशन में ये बात डिसाइड की है कि टाइम ऑफ लाइट जो होता है ये कौन डिसाइड करता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, 25 की इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ये 2.5 सेकंड्स लेगी अपनी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, और 2.5 सेकंड्स ये वापस आने में लेगी, तो टोटल टाइम इसका क्या हो जाएगा, वो 5 सेकंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैवी steel ball of mass greater than 1 kg is moving with a speed of 4 meters per second collide head on with a stationary ping pong ball of mass 0.1 gram। स्टूडेंट्स, ये वो शॉर्टकट है, आप देखें तो जो आपको एक मास गिवन है ना, ये इस दूसरे मास से 10,000 टाइम्स छोटा है, ठीक है, और द कोलिजन इज इलास्टिक। तो देखिए, एक हैवी बॉडी थी और एक लाइटर बॉडी थी। इस शॉर्टकट में हमने क्या कहा था कि लाइटर बॉडी को डबल द स्पीड मिल जाएगी, मतलब वो 8 से जाना शुरू कर देगा, और हैवी बॉडी की स्पीड उतनी ही रहेगी। तो आफ्टर कोलिजन द पिंग बॉन्ग बॉल विल मूव विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड। द प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 50 kg इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 meters per second। After 5 seconds, it explodes into 2 segments, one of which having a mass of 20 kg is traveling vertically upward with a velocity of 150 meters per second. What is the velocity of the other fragment at that instant? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा ट्रिकियर भी है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कहा गया है कि एक बॉडी है और उस बॉडी का जो मास है वो 50 kg है, और उस बॉडी की जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी वो 100 मीटर्स पर सेकंड थी, लेकिन इसने 5 सेकंड्स तक अपवर्ड मोशन किया। तो 5 सेकंड्स तक जब इसने अपवर्ड मोशन कर लिया तो इसका मास जो है वो तो वही 50 है, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी स्टूडेंट्स वो अब 100 नहीं रहेगी, वो भी 50 हो जाएगी, क्योंकि 5 सेकंड्स की जो डिसेलरेशन उस पर एक्ट करेगी तो उसकी स्पीड भी आपके साथ 50 हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे जो मोमेंटम हो गया, इस बॉडी का मोमेंटम क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम वो हो गया 2500, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 5 सेकंड्स ये बॉडी दो बॉडीज में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। इस पहली बॉडी का
मास था कितना 20 kg, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अपवर्ड मूव कर रही थी, और किस स्पीड से मूव कर रही थी, 150 के स्पीड से। तो स्टूडेंट्स इस बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा 3000। तो स्टूडेंट्स इस दूसरी बॉडी को आप इसी से समझ लें कि इस दूसरी बॉडी को नीचे जाना होगा, और नीचे इसलिए जाना होगा क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या बन गया है 3000, और इनिशियल कितना है वो 2500 है। इसका मतलब ये है कि इस दूसरी बॉडी को नीचे जाना होगा, और किस मोमेंटम से जाना होगा, 500 के मोमेंटम से जाना होगा। और जब ये नीचे जाएगी तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो फिर देखें इन दोनों की एडिशन से भी 2500 आता है, और मोमेंटम तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इस दूसरी बॉडी को नीचे जाना होगा, और किस स्पीड से, किस मोमेंटम से जाना होगा, 500 से। लेकिन हमसे तो कहा है कि स्पीड फाइंड करें, तो स्टूडेंट्स हम इसी मोमेंटम को बॉडी के मास पे, अगर एक 20 kg है तो वो दूसरा 30 हो जाएगा, तो 50/3 से आपके साथ जो आंसर आएगा वो तकरीबन 40 आंसर आपका आएगा, ठीक है, और ये माइनस में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the graph shows the force acting on a body of 4 kg over a time of 4 seconds. If the body was initially at rest, what would be the velocity after 2 seconds? तो स्टूडेंट्स सिर्फ 2 सेकंड्स की बात हो रही है, तो इसके साथ तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न इसके साथ है। ये कौन सा ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये फोर्स टाइम ग्राफ है। फोर्स टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, उससे आपको चेंज इन मोमेंटम मिलता है। तो एरिया फाइंड करते हैं, हाफ 2 × 10, तो चेंज इन मोमेंटम 10 आ गया, तो ये m डेल्टा v हो जाएगा 10 की इक्वल, m की वैल्यू 4 है तो डेल्टा v क्या हो जाएगा 10/4, इससे 2.5, तो करेक्ट आंसर आपके साथ क्या हुआ 2.5 आ गया। नेक्स्ट MCQ, if a particle of mass m is projected to the right on the smooth surface with a velocity v at an identical particle, mass is same है और वो दूसरी रेस्ट में है, तो स्टूडेंट्स ये भी वो शॉर्टकट है, ये पहली बारी मूव करने लगेगी और ये 0 पे आ जाएगी, तो द सेकंड पार्टिकल विल मूव टू द राइट विद अ स्पीड ग्रेटर देन v, नहीं, द सेकंड पार्टिकल विल मूव टू द राइट विद अ स्पीड स्मॉलर, नहीं, द सेकंड पार्टिकल विल मूव टू द राइट विद अ स्पीड सेम एज v, ठीक है, तो ये वो शॉर्टकट था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट्स परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो लेकिन कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी मौजूद ना हो। स्टूडेंट्स ये आपको किस ऑप्शन में ऐसा लग रहा है, तो अब आप ऑप्शंस को जरा देखें। A car hitting on a wall and coming to a stop, ये आपके साथ है। What is impulse? Students, impulse is defined as the total change in momentum, तो correct option alpha है। Next, a 1 kg body moving at 4 meters per second collides with a stationary 2 kg body. If the collision is perfectly elastic, what is the velocity of the 1 kg body after collision? Students, जरा इस डेटा को विजुअलाइज करते हैं। एक 1 kg बॉडी है, एक 2 kg बॉडी है, 1 kg 2 kg। 1 kg की स्पीड कितनी थी, 1 kg की स्पीड थी 4, ये 2 kg किस में थी, ये रेस्ट में थी। कोलिजन के बाद 1 भी मूव करने लगेगी, 2 भी मूव करने लगेगी, ना आपको उस 1 kg की वेलोसिटी का पता है, ना इस 2 kg की वेलोसिटी का पता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि आपने अब क्या करना है, आपने उस v1 और v2 के फॉर्मूलाज जो हैं वो यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर इसमें आफ्टर कोलिजन हमें एक भी वेलोसिटी गिवन होती, अगर एक भी वेलोसिटी गिवन होती तो फिर हम इस क्वेश्चन को मोमेंटम की कंजर्वेशन से भी डील कर सकते थे, लेकिन मसला ये है कि आफ्टर कोलिजन ना हमें v1 गिवन है ना v2 गिवन है, तो अब हमें जो है वही इक्वेशंस यूज करने होंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द 1 kg बॉडी, तो स्टूडेंट्स v1 का पूछ रहे हैं। v1 का फॉर्मूला जो है हमने मेंशन किया था m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 इनटू v1, और साथ में फिर +2 m2v2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये फैक्टर तो गायब हो जाएगा क्योंकि बॉडी 2 स्टेशनरी थी, लेकिन अब इस बॉडी 1 के लिए हमने कैलकुलेट करना है। बॉडी 1 के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो इससे आपके साथ आता है 1/3, 1/3 से आपके साथ आएगा 0.33। लेकिन ये तो आपके साथ एक भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमने फिर जो है किस जगह गलती की है। अ बॉडी ऑफ 1 kg इज मूविंग, अच्छा साथ में इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है ना, तो ये 4/3 आ जाएगा, 4/3 से फिर 1.33 आता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी विद अ मास ऑफ 1000 kg इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार कम्स टू स्टॉप इन 10 सेकंड्स, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि F = डेल्टा P/T करते हैं, ठीक है। फोर्स हमने फाइंड करना है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, वो हो जाएगा आपके साथ 1000 × 20। फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो आपके साथ 2 0 के साथ 3 जीरोस और लग जाएंगे, और इसको टाइम 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके साथ फोर्स की वैल्यू जो है वो 2000 आ जाएगी, और माइनस इसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये फोर्स जो आपके साथ है ये एक रिटार्डिंग फोर्स है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंटम P = mv? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट? स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पे भी हो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। व्हाट हैपेंस टू द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द लॉन्च एंगल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90? स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमने ऐसा ग्राफ पढ़ा था, पहले रेंज इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट of a projectile? It is the time taken by the projectile to reach the highest point, नहीं, इसको तो half time of projectile कहते हैं। It is the time to move from the highest to the ground, ये भी half time है। It is the total time of the projectile spent in the air. A ball is thrown upward and it returns to the original point. Which of the following remains constant? Students, जो horizontal component of velocity होती है projectile motion में वो हमेशा constant होती है। A body covers 25 meters distance when projected with an initial speed on the same surface. If it will cover a distance when projected with double speed. Students, आपको पता है कि range जो होती है वो initial velocity के square पे depend करती है, तो अगर speed जो है वो एक खास speed है और उस पे 25 meters cover होता है, तो जब speed को double करेंगे तो range 4 times बढ़ जाएगा, 4 times मतलब 25 से 100 हो जाएगा। The formula for range is, students range का formula alpha में है। To improve the jumping record आपके साथ jump angle 45 होना चाहिए। The velocity of the projectile at its maximum height is, minimum होती है, सिर्फ horizontal velocity होती है उसमें। The angle of the projectile for which the range and height becomes equal, students ये tangent inverse 4, और इससे जो आंसर आता है ये 76 आता है। A body collides elastically with another body of same mass, then what will happen? Students जब आपके साथ एक body elastically एक stationary body के साथ collide होगी,
अच्छा, उस बॉडी का जिक्र नहीं है कि वो स्टेशनरी है कि नहीं है, ठीक है। सो अब अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डिसिपेटेड एट हीट, ये तो नहीं है, इलास्टिक में तो ऐसा नहीं होता। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये भी नहीं है। बोथ मास स्टार्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ये भी नहीं है। द मूविंग मास ट्रांसफर इट्स होल काइनेटिक एनर्जी टू द रेस्ट मास, ये बात ठीक है, क्योंकि वो खुद रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी बॉडी जो है वो उसी स्पीड से क्या करने लगेगी, वो उसी स्पीड से मोशन करने लगेगी। अ टाइम इन विच अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 0.4। स्टूडेंट्स, टाइम का फार्मूला जो है ये डेल्टा पी बाई एफ है, तो डेल्टा पी 0.4/4, 0.4/4 से आपके साथ 0.1 आता है। लेकिन 0.1 मिली सेकंड नहीं होगा, आपके साथ 0.1 सेकंड होगा। करेक्ट ऑप्शन अल्फा होगा। यूनिट्स को हमेशा देखा करें फिजिक्स के एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड, यही ऑप्शन करेक्ट है। According to the impulse momentum theorem, the impulse acting on the body is equal to the total change in momentum. In an elastic collision, which of the following is conserved? Students, momentum हमेशा conserved होता है, चाहे collision elastic हो चाहे inelastic हो. If two objects with equal masses and collide and stick together, what can be said about the total momentum of the system? Students, जब दो bodies collide होकर stick करेंगे तो ये inelastic collision होगा. चाहे elastic collision हो चाहे inelastic collision हो, momentum जो है वो हमेशा conserve रहता है. If two objects of different masses collides elastically, which one will experience a larger change in velocity? अगर वो कोलाइड करते हैं इलास्टिकली तो किस वाले में ज़्यादा जो है वेलोसिटी का चेंज डिटेक्ट होगा? तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का चेंज जो है ये डिपेंड करता है आपके साथ एक्सेलरेशन पे। मतलब ये है कि एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो फोर्स तो खैर सेम है, तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा मास पर, तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जिसका मास कम है। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? इट इज़ मैक्सिमम एट 45 डिग्रीज। The projectile motion, the horizontal component of velocity is always constant. Rocket engine lifts a rocket from the earth and hot gases with high velocity, pushes along the earth, pushes against the air, react against the rocket and push it up. अच्छा, rocket engine lifts a rocket from the earth surface because hot gases reacts against the rocket and pushes it up. ठीक है, ये according to law of conservation of momentum या according to Newton third law जो है वो आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, जरा देखते हैं, एक MCQ हमसे मिस हो गया है। जी बिल्कुल, ये एमसीक्यू मिस हो गया है, तो इसको करते हैं। A ball P of mass 2 kg undergoes an elastic collision with a ball Q which is at rest. After collision, the ball P continues to move in its original direction with a speed of 1/5 of its original speed. What is the mass of the ball Q? अच्छा स्टूडेंट्स, कोलिजन इलास्टिक भी है और आपके साथ जो है क्वेश्चन में आफ्टर कोलिजन भी एक की वेलोसिटी दी गई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उन v1 डैश और v2 डैश के फार्मूला से क्वेश्चन को डील करो। आप जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी हेल्प ले सकते हो। तो लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो आपके साथ एक बॉडी की वेलोसिटी दी गई है, हमें दूसरी बॉडी की वेलोसिटी की भी ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको जो है हम कहाँ से करते हैं? उसी v1 डैश के फार्मूला से करते हैं, v1 डैश। और इसमें ज़रा देखें, इसमें वो दूसरी बॉडी रेस्ट पे थी, तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1, इसी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, v1 डैश क्या है? वो 1/4 है, 1/4 भी है। अच्छा, एक मास 2 kg है और दूसरा मास कितना है? दूसरा मास मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स और ये हो जाएगा v v कैंसिल, ये हो जाएगा 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इस x को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/3, 10/3 से 0.3 आ जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके साथ हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। An object is thrown along the direction inclined at an angle of 45 degrees with the horizontal direction. The horizontal range of the particle is equal to अच्छा 45 degrees पे students horizontal range 4 times its height होती है. The projectile is thrown at an angle of 30 and 60 with horizontal. The ratio of their maximum heights is, students आपको पता है कि height जो होती है ये sin square theta को proportional है, तो इसका मतलब sin square 30 divided by sin square 60. sin 30 तो 1/2 है, तो 1/2 से आपके साथ 1/4 और sin 60 under root 3/2 है, तो ये 3/4, तो 4 cancel, 1/3 आपके साथ आंसर आ जाएगा। The range of projectile at 45 degrees with horizontal range is 196 meters per second is। अच्छा, आपको स्पीड गिवन है और आपको एंगल गिवन है। मैक्सिमम रेंज हम फाइंड करेंगे क्योंकि एंगल को देखें 45 है, मैक्सिमम रेंज है vi²/g। तो चलें 196 को 200 ले लेते हैं, 200 इंटू 200/10, तो ये हो जाएगा 4000 मीटर्स आपके साथ आंसर आ जाएगा और क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके साथ 3.9 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट MCQ, अ बॉम्बर ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द टारगेट बट मिसेस। स्टूडेंट्स, ये क्यों मिस करता है? ये ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉम्बर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉम्बर, करेक्ट ऑप्शन 40 है। A body of mass 5 kg is moving with 20 meters per second, collides with another body of mass 20 kg at rest and comes to rest. Velocity of the second body due to the collision would be, students, एक 5 kg body थी, उसकी velocity 20 थी, collide with another body of 20 kg, अच्छा at rest and comes to rest, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि देखिए पहली बॉडी की velocity थी 20 और उसका मास था 5, इस दूसरी बॉडी का मास जो था वो 20 था, वेलोसिटी उसकी 0 थी। ये पहली वाली रेस्ट में आ गई, तो दूसरी क्या होगी? तो मोमेंटम की कंजर्वेशन से कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है? 100 है, तो आफ्टर कोलिजन भी 100 होना चाहिए, तो 100 को इस दूसरी बॉडी के मास पे डिवाइड कर देते हैं तो 5 आ जाएगा, तो स्टूडेंट दूसरी बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो 5 मीटर्स पर सेकंड होगी। A tennis ball is released from a height h1 so that it makes a collision with the ground and bounces back to a height h2 which is lower. Which of the following is true? Students, अगर वो उस हाइट तक नहीं पहुंच पाया तो आपके साथ वो collision inelastic थी और उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो गई थी। The collision between the wall and a floor is inelastic. तो यही ऑप्शन आपके साथ अल्फा करेक्ट है। नेक्स्ट आपके साथ जो क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास कैपिटल M. द इलास्टिक कोलिजन द बॉडी ऑफ मास कम्स टू रेस्ट एंड ओनली द बॉडी हैविंग मास कैपिटल M. दिस विल ओनली हैपन व्हेन। तो स्टूडेंट्स, ये उस शॉर्टकट का क्वेश्चन है
आपके साथ अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m जो है वो आपके साथ क्या हो जाती है, आफ्टर इलास्टिक द बॉडी m कम्स टू रेस्ट एंड अनदर बॉडी मूव्स विद द सेम स्पीड। तो स्टूडेंट्स ये उस वक्त होता है जब दोनों के मासेस आपके साथ सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाइल डाइवर ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम अ सेट ऑन टू अ पाइल ऑफ मास m2। अच्छा, कंसीडर करें कि आपके साथ m2 है और ऊपर से एक m1 मास गिर रहा है, ठीक है, ये m1 मास गिर रहा है, और द डाइवर हिट्स द पाइल विद स्पीड v, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कंबाइंड पाइल जस्ट आफ्टर। और हिटिंग के बाद ये दोनों कंबाइन होने वाले हैं। स्टूडेंट्स इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा m1v, और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा m1 प्लस m2 इंटू x। अब x मालूम करना है, तो स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू होगी ये m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ 40 है। अ बोट ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। अ डॉग ऑफ मास 5 kg मूव्स इनटू द बोट। अच्छा, ये डॉग है और ये डॉग भागता हुआ बोट में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट आफ्टर जंप्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसी क्वेश्चन से फार्मूला से सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। तो m1 जो है ये आपके साथ 5 kg है और नीचे 5 प्लस 20 आ जाएगा, और v कितना है, v आपके साथ उसकी 20 थी, तो ये हो जाएगा आपके साथ 100 बाई 25 से 4 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फा हो जाएगा। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, आपके साथ काइनेटिक एनर्जी टॉप पे जो है वो है हाफ एम वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 45 एंगल का जो है कॉस स्क्वायर 1/2 के इक्वल होता है, तो ये 0.5 ई के इक्वल हो जाएगी। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू द मोमेंटम चेंज। स्टूडेंट्स वो भी आपके साथ डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। इन एन इलास्टिक कोलिजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20, तो ये 20,000 इसका मोमेंटम हो जाएगा। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट 0 होगा। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 30 मीटर्स पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स टाइम ऑफ लाइट के लिए आप क्या करें, 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई g कर दें, तो 2 इंटू 30 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 0 कैंसिल, तो 6 sin 60 हो जाएगा। स्टूडेंट साइन 60 जो है ये √3/2 होता है, तो √3/2 ये 3/3 हो जाएगा। 3/3 जो है स्टूडेंट्स ये आपके साथ तकरीबन मेरे ख्याल में 4.8 इससे आंसर आएगा। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। √3 जो होता है स्टूडेंट्स ये 1.7 होता है, तो 1.7 इंटू 3 इसको ज़रा अब सॉल्व करेंगे। अच्छा, 1.7 इंटू 3, तो 3 7 21। अच्छा, ये 5 पॉइंट जो है स्टूडेंट्स 3 इससे आंसर आएगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स आप देखें तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर v एंड थीटा, इट्स रेंज ऑन द सर्फेस ऑफ मून विल बी। स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेंज का ग्रेविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। मून पे ग्रेविटी 6 टाइम्स कम होती है, तो रेंज जो होगा वो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। गैलीलियो राइट्स दैट 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पे आपके साथ रेंज हमेशा सेम होता है। स्टूडेंट्स बस से आज के एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं, और हमारे जो है रेस्ट एंड मोशन के एमसीक्यूज़ भी हमारे डिस्कस हो चुके हैं, और इंशाल्लाह जो है कल से लेक्चर में जो है फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपके साथ रोटेशनल मोशन और वर्क पावर एनर्जी। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रोटेशनल मोशन और वर्क पावर एनर्जी मतलब चैप्टर 4 और 5 दोनों को हम क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स स्टडीज़ बरकरार रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।